राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड फिरंगी सरकार को भारत माँ के सपूत सपुत्रियों ने, नायक नायिकाओं ने, क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने सशस्त्र चुनौती दी। उस शक्तिशाली सरकार के साथ शस्त्र के साथ मुकाबला करना, उनके लिए भय आतंक का वातावरण खड़ा करना, ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और पता था कि ये कहीं से भी बहुत 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 कठिन कार्य है। कहीं इंडिविजुअल रूप में, व्यक्तिशः रूप में लोग लगे हुए थे, कहीं टोला बना करके, कहीं ग्रुप बना करके, कहीं छोटी सी संस्था बना करके देश विदेश में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने का एक जो गूंज पूरे देश विदेश में भारतीयों के द्वारा हो रही थी। अभी मैंने जो इस चैनल में लिया है कुछ 10, 15, 20 एपिसोड भारत माँ की स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों का घटनाक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना। और इसलिए कि आज़ाद हिंद सेना का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भी जिक्र किया कि उनके कारण से हमें देश छोड़ना पड़ा। चलिए चलते हैं। हम पहुंचे थे कोहिमा और इम्फाल के मोर्चे पर। आज़ाद हिंद फौज, जापानी सेना कैसे मिलकर के अंग्रेजी सेना का मुकाबला कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में जो भयंकरतम युद्ध हुए, उनमें अराकान के मोर्चे पर लड़े गए कोहिमा और इम्फाल के युद्ध भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इम्फाल मोर्चे पर अंग्रेजी सेना एक तरफ थी और दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज। पलासी के युद्ध के पश्चात भारत भूमि पर लड़ा जाने वाला इम्फाल का युद्ध ही था जो अपने गंभीर परिणामों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार की खूनी जंग हुई, कहां ओकिनावा और स्टालिनग्राड में जो हुई, इन दो मोर्चों पर द्वितीय विश्व युद्ध में, उतनी ही भयंकर लड़ाई इम्फाल में भी हुई। इन तीनों स्थानों पर युद्ध के साथ इतिहास ने भी पलटा खाया और उसके परिणाम स्वरूप, उसके कारण हुए परिवर्तनों को संसार ने आश्चर्य के साथ देखा। चले हम कोहिमा के मोर्चे पर। कोहिमा और इम्फाल के मोर्चे पर अधिकतर जापानी सेना लगी हुई थी। जापानी कमान को लगता था कि अग्रिम पंक्ति पर जापानी सेना ही आगे रहनी चाहिए, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दबाव में आज़ाद हिंद फौज को आक्रमण करने वाले जो अग्रिम पंक्ति के फौजी थे, उनको वहाँ साथ में जोड़ा गया। आक्रमण करने वाली अग्रिम पंक्ति, उनको तैनात कर दिया गया। जापानी सेना को लगता था कि वो अग्रिम पंक्ति पर विजय नहीं दिला सकेगी आज़ाद हिंद फौज, उतनी ट्रेन नहीं है जितनी कि जापानी सेना। और एक और उनको खतरा था कि कहीं वो अंग्रेजी सेना में भी तो भारतीय सैनिक हैं,
कहीं उनके साथ न मिल जाए, और इस कारण से पहले उन्हें किस सूची में रखा जाता था कि जासूसी कर लो, पूछताछ कर लो, आप लोग को थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हो, थोड़ा सा हमें सूचनाएं दो, मार्गदर्शन दो, इस रूप में रखा जाता था। परंतु युद्ध के कई मोर्चों पर आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था, और अब उन्हें जापानी सेना ने मुख्य आक्रमणकारी ग्रुप के रूप में सम्मिलित कर लिया, और इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता आ गई कि सुभाष ब्रिगेड को पालम हाका मोर्चे से हटाकर कोहिमा के मोर्चे पर बुलाया गया, और सुभाष ब्रिगेड ने कोहिमा के पर्वतों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। कोहिमा के मोर्चे पर जापानी सेना का आक्रमण मार्च 1944 के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ, और 8 अप्रैल को कोहिमा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। इस मोर्चे पर आजाद हिंद फौज की टुकड़ियां जापानी सेना के साथ थीं, और वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। कोहिमा ने जापानी सेना दीमापुर की ओर न बढ़ करके इम्फाल की ओर बढ़ी, और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इम्फाल के मोर्चे पर इस ढंग की शक्ति लगाई कि वो इतना महत्वपूर्ण था। इम्फाल के मोर्चे पर आजाद हिंद फौज का भी बहुत खून बहा, और इस कारण उसे इस युद्ध को इम्फाल वाले युद्ध को दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध भी माना जाता है। ये पुकारना अनुचित नहीं होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल का लड़ाई की दृष्टि से बड़ा महत्व था, बहुत अधिक महत्व था। इससे पूर्व की ओर से भारतवर्ष का प्रवेश द्वार होने का भी गौरव प्राप्त था। इम्फाल पर अधिकार करने के पश्चात आजाद हिंद फौज ब्रह्मपुत्र नदी पार करके बंगाल में प्रवेश कर सकती थी, और युद्ध का नक्शा बदल सकता और कुछ और ही होता। यही कारण है कि अंग्रेजी सेना इम्फाल की रक्षा करने के लिए और दूसरी ओर आजाद हिंद फौज उस पर अधिकार करने के लिए कृत संकल्प थी। यद्यपि जापानी सेना को भी अपनी पूरी शक्ति उसने भी लगा रखी थी, पर इम्फाल की विजय उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जापानी सेना के लिए जितनी आजाद हिंद फौज के लिए। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इम्फाल क्यों महत्वपूर्ण था, कोहिमा इम्फाल का युद्ध दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध कैसे माना जाता है, और ये जो 3 नाम मैंने बताए आपको, ओकिनावा, स्टालिनग्राड और कोहिमा इम्फाल का मोर्चा, इन 3 मोर्चों ने, इन 3 युद्धों ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो जितना कुछ भी हो रहा था, इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं ने अंग्रेजी सेना को और जापानी सेना को, दोनों को अलग अलग मोर्चे पर कहाँ खड़ा किया, इसकी चर्चा तो हम कल के एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक बात तो सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब लोग आजाद हिंद फौज के भी, अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं 23, कहीं 22, कहीं 10, कहीं 8, इन सब, अभी कल इम्फाल के मोर्चे पर जो युद्ध होगा उसके अंदर भी ऐसे 42-43 बलिदान होने वाले लोग, फौजी, आजाद हिंद फौज के, वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये क्रम आगे बढ़ेगा। इन सब बलिदानी लोगों को हम इस चैनल के माध्यम से जो हम
श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो है और भारत के लिए जो महत्व है, जो भुला दिया गया, जो इतिहास के अंदर कहीं भी नहीं लाया गया, मेरा एक प्रयास है इन सब अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का। ये अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।